जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो समय है वो शायद कुछ ज्यादा ही अंधकार में हो गया है। दो चार घटनाएं मैंने देखी, मेरी नजर में आई। एक घटना थी लखनऊ की जिसने मुझे बड़ा आहत किया। एक 14 साल का बच्चा आरव पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। 14 साल में कौन जानता सुसाइड क्या होता है। पटना की एक कॉलोनी है, नागेश्वर कॉलोनी। एक लड़की बेचारी छत से कूद जाती है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर सारी जनता के सामने एक युवा महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है। लोगों को लग रहा है कि शायद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है, और फिर वो सामने आ रही ट्रेन के नीचे लेट जाती है। जब तक लोगों को समझ में आए, खत्म। ये तो 2-3 घटनाएं हैं जिस पर मेरी नजर गई। ऐसा डेली हो रहा है। बहुत परेशानी, घोर निराशा, बहुत दिक्कत। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा जिसका नाम होगा 4th लॉ। 3 तो आपको पता ही है। अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और ये कभी चेंज नहीं होगा। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो गतिमान है वो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। पहला लॉ है, चेंज नहीं होगा। पंखा शांत है, आपने स्विच दबा दिया, चलने लगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। क्या है वो एक्सटर्नल फोर्स? किस एक्सटर्नल फोर्स को लगाना है हमें जिससे कि हमारा भी जीवन बदले? मैं जीवन के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा। मैं बहुत सारी चीजों पे कि कहां गलती हो रही है, क्या गलती हो रही, कुछ तो हो रही है। तो आज मैं आपको एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इस जीवन की अंधकार से बाहर निकालने में मदद करेगा। ज्ञानी जो व्यक्ति है, जैसे स्वामी विवेकानंद, ये बिल्कुल अलग रूप में रहते हैं। एक जो आम संसारी है, ये जो आम संसारी है, और फिर स्वामी विवेकानंद मस्त दिखाई पड़ते हैं, आनंदित दिखाई पड़ते हैं, तनाव रहित दिखाई पड़ते हैं। अगर आप गौर से देखो, कबीर या स्वामी विवेकानंद और एक संसारी, हम और आप, इसके पास अच्छी अच्छी कारें हैं, घड़ियां हैं, कपड़े हैं, पैलेस है, और ये तनाव में है, ये दुखी है, ये डिप्रेस्ड है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मस्त है। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, और ये मस्त है, ये आनंदित है। क्या वजह हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यूरियोसिटी मन में पैदा होना स्वाभाविक कि ये क्यों हो रहा है। सब कुछ है, सब कुछ मतलब जो एक संसारी सोचता है। आज का जीवन देखो आप, बहुसंख्यक लोगों को मैंने देखा जिनके पास पैसा नहीं है, वो परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है, चारों तरफ मैं देख रहा हूं, परेशान है लोग। कुछ ना कुछ बेसिक गलती हो रही होगी, कहीं ना कहीं एक छोटा सा सिद्धांतगत त्रुटि हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है? दुखी तो इनको होना चाहिए, मस्त है, आनंदित है। क्या बात हो सकती है? अब ये दुनिया में 2 शक्तियां हैं, गौर करिएगा। एक कैपिटलिज्म जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म जिसको आप अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्मवाद। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, बहुत शंकाएं हैं। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ सिर्फ बुढ़े जाते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो जाता है वो मतलब दुनिया को छोड़ देता है, उसका परिवार नहीं होता है, और मतलब वो एक तरह से व्हाट आई कैन से, जैसा कि लोग बातें करते हैं, इसी मॉडल में लोग बात करते हैं। जब मैं बाहर बच्चों से पढ़े लिखे जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए, कॉन्वेंट में पढ़ के आए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए, तो जब मैं उनसे कहता हूँ यार अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं सोचते, वी आर स्टिल यंग, वी आर जस्ट 22 years of age, और हमारी तो पूरी जीवन पड़ा हुआ है अभी। कैसे पता? जीवन का तो पता ही नहीं है बाबूजी। पूरा जीवन पड़ा होने का क्या मतलब है? पहली गलती तो यही हो रही है। दूसरी गलती हो रही है कि आप किसी चीज को समझ नहीं रहे। पूंजीवाद, ये
भोग शब्द का इस्तेमाल करता है, ये योग शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका संबंध सेंसेस से है। इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया अनुभव कर रहे हैं। ये जो भोग है ना, जो बाहर से शांति लेने की कोशिश है, ये धन पे टिकी हुई है। डिपेंडेंसी है यहां। और धन और धन और धन, भाग रहे हो आप, क्योंकि इस धन का गहरा संबंध इस भोग से है। अगर धन नहीं तो भोग नहीं। और पूंजीवाद ने बड़ी गहरी व्यवस्था समझ रखा है। पूंजीवाद ने, उन्होंने एक सब्जेक्ट डेवलप किया, साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड। उनको पता है आदमी अपने मन को शांत करना चाहता है। अब लगातार वही गंगा जी देख रहे हैं, वही गंगा जी देख रहे हैं। इलाहाबाद में पहली बार समंदर, विशाल पानी देखा, मन शांत हो गया। उबेगा वो वहां से भी, उबेगा वहां से भी। अगर 10 साल लगातार वहां रह जाए तो वो उससे भी उबेगा। जितना भोग इंद्रियों पर आधारित है, सेंसेस पर, ये सब बाहर है। इसमें धन खर्चा होता है। इस भोग की डिपेंडेंसी धन पर है। धन लाना पड़ेगा तभी ये भोग मिलेगा। तो धन की दौड़, धन कमाने की दौड़ व्यक्ति को नचाए हुए है। और धन सीमित है, सबके पास हो नहीं सकता, नहीं तो इन्फ्लेशन का सिद्धांत टूट जाएगा। सबके पास हो नहीं सकता और सबको चाहिए। ये बाहर की दुनिया है। बाहर जितना भोग है, पैसा खर्चा होगा, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा सीमित है और क्षणिक है। इसलिए ये जो भोग है, ये सुख भी देगा और जैसे आप उससे हटोगे उसकी याद आएगी, बस दुख हो जाएगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है। भोग का संबंध इंटरकनेक्टेड संबंध है। इसलिए भोगी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अब पलटते हैं इधर की तरफ, आते हैं स्पिरिचुअलिज्म, योग। किससे? कॉन्शियस से। अब ये बड़ा रहस्यमय चीज है, कॉन्शियस, चेतना। और इस कॉन्शियस से जो चीज जुड़ी हुई है वो है होश, अवेयरनेस। आपको पता है कार आनंद नहीं है, कार नेसेसिटी है। कार आनंद नहीं है, घड़ी आनंद नहीं है, नेसेसिटी है। कपड़ा आनंद नहीं है, नेसेसिटी है। खाना आनंद नहीं है, नेसेसिटी है। यहां कपड़ा, घड़ी, खाना सब आनंद है। यहां इसी में तो कहते हैं होश में जीना। कैपिटलिज्म किस पर टिका है? भोग पे। भोग कौन करेगा? इंद्रियां करेंगे। भोग कैसे होगा? इंद्रियां भोग कैसे करेंगी? पैसे से, धन से। धन बाहर है, सब कुछ बाहर है, भोग बाहर है, इंद्रियां बाहर है, धन बाहर है। यहां अध्यात्म, योग, अपनी चेतना से जुड़ना। वो चेतना से जब आप जुड़े तो कार आपकी नेसेसिटी बन गई। उस चेतना से जब आप जुड़े, कपड़ा आपकी नेसेसिटी है, खाना नेसेसिटी है। लेकिन उस चेतना से जुड़ने के लिए होश चाहिए। धन कमाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, होश कमाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। बस आज की दुनिया क्या हुआ, भोग की तरफ डाइवर्ट हो गई। उसको नेसेसिटी नहीं है तो भी चाहिए। अब ये सब चलता रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये सब चलता रहे, इसको छोड़ना नहीं है। मजेदार बात यह कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको जोड़ लेना है। अच्छा है, पैसा कमाओ, खूब खूब पैसा कमाओ, 5 लाख करोड़, इन सबको छोड़ना नहीं। इसके बिना ये जहर है। और आज बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक मेजॉरिटी का डायरेक्शन खराब है, दिशा खराब हो गई है। जो प्रोग्राम है 4th लॉ, ये दिशा की ही बात करेगी। डायरेक्शन खराब है, कुछ नहीं खराब है, सिर्फ डायरेक्शन खराब है। ना आपकी किस्मत खराब है, ना आपके सितारे खराब हैं, ना आपका समय खराब है। लोग कहते भैया हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। बुद्ध का व्यक्तित्व देखो। अंगुलीमाल मिला, संत हो गया। आम्रपाली मिली, संत हो गई। आपके साथ संत रह के बदमाश हो जा रहा है। एक अच्छी लड़की किसी घर से शादी करके आई, आपने इतना चरस कर दिया उल्टा सीधा। हम तो 4 बजे चाय पीते हैं सुबह। लो आया लाए हो, शादी करके लाए हो किसी बिटिया को, लड़की को, तो आया थोड़ी लाए हो। एडजस्ट होने दो उसको 6 महीना घर में। कहते बेटा आराम से रहो, सबको देखो, जैसा है मौज से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 महीना, साल भर उसको ये मत कहो कि टाइम दे रहा हो, रहने दो।
खुद ही समझ जाएगी बेचारी। ऑर्डर कर रहे हो पहले दिन कि गोलू सिर्फ मूली पराठा खाते हैं ठंडी में, और अम्मा के शाम को सर में तेल लगा देना, पहले कभी लगाई है? उसको फील होता है कि मैं घर की सदस्य बनकर आई हूं कि मैं आया हूं। आप सोच के देखो, आप किसी घर गए हो और पहले दिन वो आपको पॉइंट गिनाने लगे, आपको लगा भाई मेहमान है कि नौकर है। दिशा खराब हो गई लोगों की। दुल्हन को आया बना दिया, बच्चे को सपना पूरा करने की मशीन। भैया हमारी बड़ी इच्छा है, हमारा सपना था भैया कि हमारा लड़का IAS हो। तुम्हारा सपना तुम जानो, उसको अपना सपना जीने दो ना, उसको अपना सपना पूरा करने कंपेल मत करो। अपनी आंख निकाल के उसकी आंख में डाल दोगे? सका बेटा पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सोच विकसित करो, देखने का दायरा विकसित करो। दिशा बदल गई, बस दिशा का सुधार करना है, यही है 4th लॉ।